बायोलॉजी चैप्टर 1 का जीव विज्ञान अध्याय 1 जैव प्रक्रम पोषण। साइंस का फर्स्ट क्लास है, स्टडी विथ सब्जेक्ट। हमारा प्रश्न कह रहा है पहला प्रश्न कह रहा है कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तू है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तू हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तू हैं। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोज, बायोज का मतलब है जीवन। बायोज का मतलब जीवन या जीव। दूसरा है लॉजिस या अध्ययन। फिर हमारा प्रश्न कह रहा है आगे, जीव विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है। वनस्पति विज्ञान, इसको अंग्रेजी या इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। इसका जनक थियोफ्रेटस है। इसका जनक थियोफ्रेटस है। फिर कह रहा है प्राणी या जंतु विज्ञान, इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। इसका जनक अरस्तू है। फिर कह रहा है सूक्ष्म विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी, इसका जनक है ल्यूवेनहुक। तो प्रश्न आएगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? तो थियोफ्रेटस को। या प्राणी या जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? तो इस अरस्तू को। सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? ल्यूवेनहुक को। फिर कह रहा है आगे सजीव कह रहा है लिविंग थिंग्स, वैसे पौधे जो पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन जैसी क्रिया करते हैं उसे सजीव कहते हैं। उदाहरण में है मनुष्य, पेड़ पौधे, गाय, भैंस आदि आएगा। कहेंगे कि वो सजीव किसे कहते हैं? प्रश्न आएगा कि सजीव किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन जैसी क्रियाएं करता है तो उसे सजीव कहते हैं। फिर है सजीव के मुख्य 4 लक्षण है। पहला, सजीव पोषण करता है। दूसरा, सजीव परिवहन करता है। तीसरा, सजीव श्वसन करता है। फिर देखिए चौथा है कि सजीव उत्सर्जन करता है। फिर निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स, वैसा पदार्थ जो पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन जैसी क्रियाएं नहीं करता है उसे निर्जीव कहते हैं, जैसे पत्थर, किताब, कलम आदि। फिर है कोशिका या सेल, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। सजीवों के सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कोशिका। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि मृत कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। और कब किया? तो 1665 ईस्वी में। फिर कह रहा है जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहुक ने 1774 ईस्वी में किया था। 1774 ईस्वी में किया था। तो जीवित कोशिका को खोज 1674 ईस्वी में किया था। फिर कह रहा है कोशिकांग, कोशिका के मुख्य कोशिकांग हैं। तो पहला है माइक्रोकॉन्ड्रिया, दूसरा केंद्रक, तीसरा राइबोसोम, चौथा लाइसोसोम, पांचवा गोल्गी इकाई, छठा रिक्तिका। फिर कह रहा है उत्तक, उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक तो एक जैसी संरचना तथा एक जैसी कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। एक जैसी संरचना, एक जैसी कार्य करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं।
कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक बिसेट ने 18वीं शताब्दी में किया था। तो ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक किसने किया था? तो बिसेट ने। कब किया था? 18वीं शताब्दी में। फिर कह रहा है जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव का खोज पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। जीव द्रव का खोज पुरकिंजे ने 1839 में किया था। इसके बाद है केंद्रक या न्यूक्लियस। एक सेकेंड रुक जाइएगा। जी देखिए, केंद्रक या न्यूक्लियस किसे कहते हैं? तो केंद्रक या न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक या न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? 1831 ईस्वी में। फिर है एक जीव का निर्माण। कोशिकाओं के समूह से ऊतक, ऊतकों के समूह से अंग, अंगों के समूह से अंगतंत्र तथा विभिन्न अंगतंत्रों के मिलने से एक जीव का निर्माण होता है। विभिन्न अंगों के मिलने से एक जीव का निर्माण होता है। कर्मः हम लोगों को याद रखना है कोशिका, कोशिका के बाद क्या बनता है? ऊतक। ऊतक के बाद क्या बनता है? अंग। अंग के बाद क्या बनता है? अंगतंत्र। अंगतंत्र के बाद एक जीव का निर्माण होता है। फिर कह रहा है अनुरक्षण। अनुरक्षण जिस प्रक्रिया द्वारा सजीवों का बचाव या रख रखाव होता है तो उसे अनुरक्षण कहते हैं। इसके लिए आवश्यक प्रमुख जैव प्रक्रम है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। फिर कह रहा है पोषण। पोषण तो जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने या उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण के मुख्य प्रकार स्वपोषी। पोषण के मुख्य प्रकार स्वपोषी, अपरपोषी। स्वपोषी क्या किसे कहते हैं? स्वपोषी किसे कहते हैं? तो जिस पोषण में जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। जिस पोषण में जीव सरल अकार्बनिक पदार्थ बनाता है तो उसे स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण में हरे पेड़ पौधे। उदाहरण में हरे पेड़ पौधे। प्रकाश संश्लेषण। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आएगा क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से ग्लूकोज बनाता है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O। समीकरण 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये समीकरण को याद कर लीजिएगा। फिर आगे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः आवश्यक है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, दूसरा है जल H2O,
सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। फिर कह रहा है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनमें परपोषण पाया जाता है या उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण में मनुष्य, गाय, शेर आदि। फिर कह रहा है परपोषी के प्रकार। परपोषी के प्रकार, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणिसम या होलोजोइक पोषण। पहला है मृतजीवी पोषण, जिस पोषण में जीव मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में कवक हो गया। फिर कह रहा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, जिस पोषण में जीव दूसरे जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में अमरबेल जीते हैं। फिर है प्राणी संपोषण, जिस पोषण में जीव ठोस भोजन को ग्रहण करके उसका पाचन करता है उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। उदाहरण में मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया के मुख्य चरण है। मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया के मुख्य चरण है। आइए देखते हैं कौन कौन सा चरण है। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है बहिष्करण। फिर कह रहा है पाचन। पाचन किसे कहते हैं या पाचन क्या है? जटिल एवं अघुलनशील भोजन को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन कहते हैं। फिर कह रहा है लार क्या है? लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार में लार इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। तो आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि लार कौन से एंजाइम में पाया जाता है। लार जो है वह कौन सी एंजाइम में पाया जाता है? तो होगा इमाइलेज एंजाइम में पाया जाता है। यह किसको पचाने की सहायता करता है? तो स्टार्च को। फिर है अमाशय में हाइड्रोलिक अम्ल HCl, इसका रासायनिक नाम है HCl, तथा पाचन रस का स्राव होता है। HCl अम्लीय धातु प्रदान करता है और भोजन में उपस्थित कई सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सहायता करता है। फिर है अग्न्याशय। फिर क्या है अग्न्याशय से आप क्या समझते हैं? अग्न्याशय से निकलने वाला पाचक रस भोजन के पाचन में सहायता करता है तो उसे अग्न्याशय कहते हैं। यकृत द्वारा पित्त रस बनाया जाता है जो वसा के पाचन में सहायता करता है। यकृत किसके पाचन में सहायता करता है? तो वसा के पाचन में सहायता करता है। यकृत वसा के पाचन में सहायता करता है। फिर है पाचन में मुख्य प्रमुख एंजाइम इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता। तो आएगा ऑब्जेक्टिव कि इमाइलेज किसके पाचन में सहायता करता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। पेप्सिन, यह प्रोटोन के पाचन में सहायता करता है। ऑब्जेक्टिव आएगा कि प्रोटोन के पाचन में कौन सहायता करता है? पेप्सिन किसके पाचन में सहायता करता है? तो प्रोटोन के पाचन में। लाइपेज वसा के पाचन में सहायता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा
कि लाइपेज किसको पाचन में सहायता करता है, तो वसा के पाचन में। ऐसे भी आ सकता है वसा के पाचन में कौन सहायता करता है, तो लाइपेज। अब हमारा यहीं पे क्लास खत्म होता है, तो अब हम लोग मिलेंगे कल।